शफी साहब स्टेज पे बैठे हुए, तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ोमाए किराम, एक साथी का नाम लेना मैं अपनी मजबूरी समझता हूं, नहीं तो खामखा यहां से डांट पड़ेगी। सोपोर असेंबली हल्के के हमारे सेगमेंट इंचार्ज जनाब इरशाद कार साहब, जनाब ये सबको सीखना पड़ेगा। इसके बाद हर कोई अपना एक पंगा आगे रखेगा जो कि टोकने का काम करेगा कि फलाने का नाम क्यों नहीं लिया। जब आप बाकी यहाँ किसी को बुझाओगे फिर आप सबके नाम लिए जाएंगे। फिलहाल इस बुजुर्ग साथी के खातिर इरशाद कार साहब का नाम लेता हूँ। बाकी यहाँ पे औहदेदारान नेशनल कॉन्फ्रेंस, मेरे तमाम तंजीम के साथी भाइयों बुजुर्गों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सरदार भाइयों को सत श्री अकाल। ये जावेद को पता है कि कितने मुश्किल से आज ये प्रोग्राम रखा गया है। नजीर गुरेजी साहब तो कल रात को मशवरा दे रहे थे कैंसिल करने का। वो तो हमें पता है कि 3 दिन पहले ये प्रोग्राम कैंसिल हो ही गया था। मैं और मेरे बाकी साथी, नासिर साहब आज है नहीं, जम्मू में वो किसी प्रोग्राम के तहत गए थे। गाड़ी में हम बैठे थे, कहाँ जा रहे थे? हम कुलगाम जा रहे थे। तो अचानक जावेद का फोन आया और परेशान थे। तो नासिर इनसे बात करते हुए कहा कि क्या हुआ? कहा जनाब इंतजामिया ने हमें बुलाया और कहा कि प्रोग्राम मत करो। मैं पूछा ना क्यों, क्या हो गया? कोई हालात में कोई खराबी हुई है क्या? ऐसी कोई बात? कोई बिना वजह कहा कि ना प्रोग्राम कैंसिल। तो शुक्र है नासिर का थोड़ा बहुत असर रसूख कभी भी है, इधर उधर फोन वोन घुमा के तो प्रोग्राम की इजाजत हमें दी गई। लेकिन जो कल का प्रोग्राम है, बेचारे याकूब साहब ने बड़ी मेहनत की, तैयारी की, संग्रामों में हमारा प्रोग्राम था, वो तो उन्होंने कैंसिल कर ही दिया। अब परसों इरशाद कार साहब का प्रोग्राम है सोपोर में। फिलहाल तो वो अभी हवा में लटक रहा है। ये अजीब ही हाल है। ये पहली मर्तबा मैंने देखा है कि हम जैसे लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर को इस मुल्क के साथ के आज तक कुर्बानियां दी, जब बात की तो मुल्क के आईन की बात की, जब जम्मू कश्मीर के मसले के हल की बात की तो कहा कि हल जो है वो मुल्क के आईन के 4 दीवारों के बीच में से निकल आना चाहिए। जब बात की तो अमन की बात की, जब बात की तो दोस्ती की बात की, भाईचारे की बात की। वो लोग जो आज लीडरी कर रहे हैं, कितने बार उन्होंने इलेक्शन के खिलाफ मुहिम चलाई, लोगों को मजबूर करने की कोशिश की कि वो वोट में हिस्सा ना लें, इलेक्शन में हिस्सा ना लें। 96 में यही एक जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और हमारे कायद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने बहादुरी से उस वक्त हालात का मुकाबला किया और कहा नहीं, हमें इलेक्शन लड़ना होगा, हमें यहां पे जमहूरियत दोबारा कायम करनी होगी। इस तंजीम ने यहां हर लिहाज से कुर्बानियां दी। लेकिन आज हम ऐसी हुकूमत देखते हैं जिनकी मुकम्मल कोशिश सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही आवाज खत्म की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जबान पे ताला लगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही लीडरों को तंग किया जाए। अब ठीक है ना, कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना है, तो जरूरी है क्या हमें बंद करना? क्या जरूरी है हमारे प्रोग्राम कैंसिल करना? हमने क्या कभी माहौल बिगाड़ा है? हमने कभी क्या नौजवानों को कहा है कि पत्थर उठाओ और फेंको? हमने कभी यहां के लोगों को कहा कि बंदूक उठाओ और जाओ लड़ो? अरे हम वो लोग हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब जिसने हजरत बल में तकरीर की उस वक्त, और कश्मीर के नौजवानों को कहा, नौजवानों अगर आपको फारूक अब्दुल्ला पसंद नहीं है, मैं कुर्सी छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन ये बंदूक मत उठाओ, इस बंदूक में सिर्फ और सिर्फ यहां तबाही लिखी हुई है। तब से लेके आज तक 35 साल हो गए, बार बार उनकी ये बात सही साबित होती है। बंदूक ने तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं लाया। रोज हम अपने ही किसी को दफनाते हैं, चाहे उसने वर्दी पहनी हो या ना पहनी हो। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना है, सुनाए। अगर हमने हालात बिगाड़ने होते, हम 19 के बाद बिगाड़ते, लेकिन हमने उस वक्त भी कहा, आज भी हम कहते हैं, हमारी ये लड़ाई जो है, ये जितनी भी दिन चले, हम पुरअमन तरीके से आईनी तौर पे कानून का साथ लेके अपने हकूक के लिए, अपने इज्जत के लिए, अपनी वकार के लिए, अपनी पहचान के लिए अपनी लड़ाई जो है हम जारी रखेंगे। इसमें क्या गलत है? क्या जमहूरियत में हमें यह कहने का हक नहीं है? क्या जमहूरियत में हम एतराज नहीं कर सकते? क्या हम कह नहीं सकते कि हमें यह चीज काबिल कबूल नहीं है? जब बाकी कह सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अरे सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया भी नहीं, आपको क्या पता है वो क्या कहेंगे? मुमकिन है हमारे हक में फैसला होगा, तो फिर क्या जरूरी है आपको मेरे साथियों को पुलिस थाने बुलाने की? कल रात से मेरे साथियों को पुलिस थाने बुलाया जा रहा है, पुलिस की तरफ से उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप पे ये मत लिखो, ट्विटर पे, फेसबुक पे ये मत लिखो। क्या आपकी धमकी सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है? मुझे बताओ, अगर आपने किसी बीजेपी के लीडर को बुलाया, कल को अगर अल्लाह ने चाहा और फैसला उनके खिलाफ जाएगा, अगर उस फैसले के खिलाफ वो कल फेसबुक पे लिखना शुरू करेंगे, आप क्या करोगे? हमें तो थाने बुला के आप धमकी देते हो, इन लोगों को आप सिर पे चढ़ाते हो, ये कहां का इंसाफ? ये कौन सी जमहूरियत? इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये कहने के लिए ये लोग बाहर जाके कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो जमहूरियत की मां है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन ये जमहूरियत लखनपुर पार करते करते इसको ये खत्म कर देते हैं। यहां जमहूरियत नजर ही नहीं आती। ये हमारी साझा लड़ाई थी। बेशक सबसे पहले हम गए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन शुक्र है उसमें बाकी भी आ गए। 2-4 जमात छोड़ के बाकी सब मिलकर कोशिश हुई वहां कि हम 370 को दोबारा बहाल करें। जो 5 अगस्त 2019 हमारे साथ जो लूट हुआ, जो हमें धोखा दिया गया, उसके खिलाफ। अब आगे भी 1 मिनट के लिए अगर हम मान के चले कि हमें वहां से इंसाफ नहीं मिलता, इसका यह मतलब नहीं है कि हम खामोश बैठेंगे। सबसे बड़ी बात यह है
बीजेपी को कितने साल लगे 5 अगस्त 2019 तक पहुंचने में। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले 370 के हक में सुनाए। क्या बीजेपी वालों ने अपना मौकूफ छोड़ा? क्या वो पीछे हटे? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 2 बार कहा कि 370 सही है, उन्होंने अपनी सियासी लड़ाई जारी रखी। कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि हम दिल छोटा नहीं करेंगे, हम मायूस नहीं होंगे, हम सिर नहीं झुकाएंगे। पुरअमन तरीके से आईन और कानून का इस्तेमाल करके हम जम्मू कश्मीर को दोबारा वो मुकाम हासिल करके रहेंगे जो हमसे छीना गया। बेशक मुमकिन है इस लड़ाई में हमें वक्त लगे, अच्छी चीजों के लिए कभी कभार सब्र करना ही बेहतर होता है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी का यह भी फर्ज बनता है कि वो सोच समझ के अपनी बात सामने रखें, हर लफ्ज को तोल के रखें। हमें यहां लोगों के जज्बात से खिलवाड़ नहीं करना है, हमें यहां लोगों को उकसाना नहीं है, हमें यहां माहौल नहीं बिगाड़ना है, हमें हुकूमत को बहाना नहीं देना है कि वो हमारे नौजवानों को दोबारा पकड़ पकड़ का काम शुरू करें, क्योंकि हम कुछ दिन हफ्ते महीने के अंदर अंदर फिर बाहर आ ही जाते हैं। हमारे नौजवान जब ये पकड़ के ले जाते हैं फिर पता नहीं कब बाहर आते हैं। तो मैं अपने साथी खासकर नजीर, क्योंकि नजीर का खून बहुत गर्म है, पता नहीं गुरेज में ये क्या खाते हैं, सोच समझ के अपने हर अल्फाज को तोल के हमें लोगों के सामने पेश आना चाहिए। कहीं हम अपने ही हाथों, अपने ही मुंह से अपने इस लड़ाई में हम कहीं नुकसान ना करें, क्योंकि ये एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने की लड़ाई नहीं है। रातों रात इसका हल नहीं होगा, लेकिन इंशाअल्लाह अगर हमारी नीयत साफ रही, अगर हमारे इरादे साफ रहे, सही रहे, अल्लाह ताला खुद ब खुद हमें रास्ता दिखाएगा और सही रास्ते पे क्या है वो नीयत जिनकी सही हो, इरादे जिनके सही हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलतम खैज मौजू से वो घबराया नहीं करते। अरे हमारे इरादे पुख्ता हैं, पुख्ता है, और हमारी नजर अल्लाह ताला पे है। इन 2 चीजों के अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। दिल्ली वाले लाख कोशिश करें, कब नहीं कोशिश की इन्होंने हमें बिगाड़ने की। जो कहते हैं ना, कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कुछ बात तो है ना कि हस्ती हमारी नहीं मिटती। नहीं तो शेर कश्मीर के वक्त से 53 तब से लेके आज तक कब इस जमात को मिटाने की साजिश नहीं हुई। लेकिन ये जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर इस झंडे को थमा के रखता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को फिर हिम्मत मिलती है आगे इस कारवां को
ले जाने। हर लिहाज से आज लोग परेशान हैं। जहां बड़े बड़े सियासी लड़ाइयों की बात होती है तो 370 हो, 35A हो, आईन की बात, वो तो अपनी जगह, लेकिन रोजमर्रा के मुश्किलातों में भी कोई कमी नहीं आई। जब मरकज की हुकूमत ने 2019 में यहां के लोगों को कहा कि आपकी तरक्की में रुकावट 370 है, नौजवानों को कहा आपके रोजगार में रुकावट 370 है, मरकज ने कहा कि 370 हद पे ही यहां तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। कहां है वो दौर? कौन सा नया कारखाना लगा? कौन सा नया कॉलेज बना यहां के बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए? कौन सा नया अस्पताल आया? कहने के लिए तो उन्होंने कहा कि हर साल 2 लाख नौजवानों को घर बैठे बैठे रोजगार के ऑर्डर मिलेंगे। कहां गए वो रोजगार के ऑर्डर? मुझे महीने हो गए अब ये प्रोग्राम करते हुए, एक जगह भी एक नौजवान खड़ा होकर ये नहीं कहा कि ना ये मेरे पास ऑर्डर है, आज मैं सरकारी मुलाजमत कर रहा हूं। जब कभी इन्होंने रोजगार के लिस्ट निकाले, उसमें धांधली हुई और इंक्वायरी बिठाई गई, मामला वहीं पर ठप। बिजली का हाल आपके सामने है, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बिजली का कट। डिपार्टमेंट वाले सिर्फ घर में मीटर लगा रहे हैं, और मीटर भी ऐसा तूफान का स्मार्ट मीटर, यहां से पैसे भरते रहो, वहां से पीछे से बिजली निकलती नहीं है। पैसा निकलता है, बिजली नहीं निकलती। राशन कार्ड का हाल, राशन का स्केल काम करते 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 आज 5 किलो भी चावल नहीं नसीब है। फिर कहते हैं आटा ले लो। यही तो मुसीबत है ना जब हमारे हुक्मरान बाहर से आते हैं। अब इनको कौन समझाए ना, हम रोटी खाने वाले लोग नहीं हैं। चाय के साथ हम रोटी एक पीस जरूर खाते हैं, लेकिन जब खाना खाने बैठते हैं तो हमें चावल चाहिए होता है। चावल नसीब नहीं, चीनी कहीं नहीं, मिट्टी का तेल कहीं नहीं, गैस सिलेंडर की कीमत आसमान पे, बिजली ये देते नहीं है। मस्जिदों में गर्मी के लिए हम लकड़ी का इंतजाम करते थे, आज मस्जिदों के लिए लकड़ी का भी इंतजाम हुकूमत की तरफ से नहीं होता, नहीं होता। जनाब, जो हुकूमत हमें मस्जिदों के लिए लकड़ी ना फराहम कर सके, वो हुकूमत किस काम का? अगर ये कहते हैं कि 80% लोग इनके साथ, तभी तो ये हर इलेक्शन से पीछे भाग रहे हैं। ये पहली मर्तबा मैंने कोई ऐसी हुकूमत देखी है इस मुल्क में जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराना चाहती। कितने वजीर आजम हमने देखे नरसिम्हा राव के बाद, नरसिम्हा राव, देवेगौड़ा, I.K. गुजराल, वाजपेयी साहब, डॉक्टर मनमोहन सिंह, हर किसी की कोशिश रही कि किसी न किसी तरह यहां इलेक्शन होने चाहिए, जमहूरियत कायम होनी चाहिए। ये पहली मर्तबा है जनाब नरेंद्र मोदी साहब की सदारत में हुकूमत जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ही नहीं चाहती। असेंबली के इलेक्शन तो ये खा गए, अब तो पंचायतों का और बलदियाती इलेक्शन भी खा गए। परसों तक हमारी बहन मसरत कार साहिबा सोपोर म्युनिसिपैलिटी की चेयरपर्सन थी। अरे हुकूमत को पता था कि इनको 5 साल का वक्त है, कि 5 साल में इनका टर्म खत्म हो जाएगा। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था कि 5 साल के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं? फिर कहते नहीं, जब हम डिलिमिटेशन कर रहे हैं। अगर आपको डिलिमिटेशन करना ही था तो 1 साल पहले शुरू करते, 6 महीने पहले शुरू करते, ताकि वक्त पे इलेक्शन होते। यहां पे बलदियाती जो हमारे म्युनिसिपैलिटीज हैं वो भी रहते,
पंचायतें भी होती। यही हाल है इनका। हर लिहाज से यहां लोगों को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और फिर जब हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम कैंसिल होते हैं। जब हम बात करते हैं हमारे लोगों को थाने में बुलाया जाता है और उनको दबाया जाता है, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि कहीं पे इनके खिलाफ कोई बात करे। लेकिन हम डरने वाले, पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात है जनाब। हम यहां के लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी करते रहेंगे और इंशाल्लाह मरते दम तक करते रहेंगे। अल्लाह ताला से हम मांगे कि कल के फैसले में हमारे लिए कुछ बेहतर ही लिखा हो। जम्मू कश्मीर और यहाँ के लोगों को उसमें से कुछ राहत जिसकी हम उम्मीद रख रहे हैं वो मिले। बाकी सिलसिला चलता रहेगा। हमारे मुखालिफ तो हमला करते रहेंगे, बीच बीच में हमारे दोस्त भी हमला करते हैं। जवाब तो यहां से आ ही गया। मैं इस तू मैं ज्यादा पढ़ता नहीं हूं। इस उम्मीद के साथ के हालात यहां बेहतर होते रहे। कभी ना कभी तो इनको इलेक्शन कराने होंगे, कराएंगे, उस पर बात करेंगे। आज ना कुछ लेने की बात है ना कुछ देने की बात है। मैं आपसे वोट ले नहीं सकता हूं, देने की कोशिश जरूर करूंगा। हमारे हिलाल अकबर लोन साहब बैठे हैं, जनाब मोहम्मद अकबर लोन साहब के फर्जंद। अकबर लोन साहब की तबीयत ठीक रहती नहीं है, मदद करने के लिए हिलाल साहब है। हिलाल साहब थोड़ा बहुत आपके पास अकबर लोन साहब का CDF जो बचा हुआ है, इस प्रोग्राम की कामयाबी का शुक्रिया करने के लिए आपसे गुजारिश करता हूं कि जावेद साहब के साथ बैठ के थोड़ा सा रफियाबाद के लोगों के लिए आप अपना दिल खोल के इनकी मदद करिए, ताकि इनको भी लगे कि इनके पीछे कोई खड़ा है कि मदद करने के लिए। बाकी जावेद आपको, आपके तमाम साथियों को आज के इस कामयाब वर्कर कन्वेंशन पे मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं।